नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग वैल्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अपने आज के वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। ब्रीडिंग वैल्यू टर्म इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एज ब्रीडिंग पेरेंट। ब्रीडिंग वैल्यू का जो कंसेप्ट होता है उसे हम जनरली क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या होता है इसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सिंपली बोला जाए तो ब्रीडिंग वैल्यू कहने से तात्पर्य है कि कोई इंडिविजुअल एज ए ब्रीडिंग पेरेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। उसकी इम्पोर्टेंस, यदि ब्रीडिंग वैल्यू ज़्यादा होगा एनिमल का तो हम कह सकते हैं कि एज ए ब्रीडिंग पेरेंट वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे हम रिप्रोडक्शन में एज ए सायर या एज ए डैम यूज कर सकते हैं। यदि ब्रीडिंग वैल्यू कम होगा तो हम कह सकते हैं वह इंडिविजुअल ब्रीडिंग पर्पस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे मदर या फादर बनाना नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतना उपयोगी नहीं होगा। ब्रीडिंग वैल्यू इज डिफाइंड टेक्निकली इन टू वेज। इन दो तरीके से हम ब्रीडिंग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। जो पहला वे है वह यह है कि ब्रीडिंग वैल्यू इज द सम ऑफ एवरेज इफेक्ट ऑफ ऑल द एलील्स अफेक्टिंग ए गिवन ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो ब्रीडिंग वैल्यू है, मान ले कि कोई एक ट्रेट को 10 जीन कंट्रोल कर रहा है तो ब्रीडिंग वैल्यू जो होगा 10 जीन के रिस्पेक्ट में जो भी एलील्स होंगे, लगभग 20 एलील्स होंगे एक इंडिविजुअल में, उन सभी एलील्स के एवरेज इफेक्ट का सम के बराबर होगा। और एवरेज इफेक्ट जो होता है उसे हम बाद के लेक्चर में, एक अलग लेक्चर में क्लियर करेंगे कि एवरेज इफेक्ट ऑफ जीन क्या होता है। यदि मोटा मोटी कहा जाए तो एवरेज इफेक्ट ऑफ ए जीन जो है वह एक एडिटिव वैल्यू जीन का होता है, जो कि यदि वह एवरेज इफेक्ट, वह जीन इतना इफेक्ट तो अपने ट्रेट के लिए देगा ही देगा। दूसरा जो एलील है वह क्या है, दूसरे जीन के साथ इंटरेक्शन किस तरीके का हो रहा है, उससे यह, इसके ऊपर यह निर्भर नहीं करता है। यह अपना एवरेज इफेक्ट इंडिविजुअल के अंदर जरूर देगा। वह जो वैल्यू होता है उसे हम जनरली एवरेज इफेक्ट ऑफ जीन कहते हैं। यह एक तरीके का एडिटिव वैल्यू होती है। तो जो भी एलील्स, डिफरेंट एलील्स किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, उन सभी का एवरेज इफेक्ट का जो सम होता है वह ब्रीडिंग वैल्यू कहलाता है। जो दूसरा वे है ब्रीडिंग वैल्यू का डिफाइन करने का वह यह है कि ब्रीडिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल जज्ड बाय द मीन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रोजेनी फॉर ए गिवन ट्रेड। किसी गिवन ट्रेड के लिए जो ब्रीडिंग वैल्यू है उस इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कई सारे प्रोजेनी जो है उनके एवरेज के बराबर होता है। अब यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि किसी एक इंडिविजुअल का डिफरेंट ट्रेड के लिए डिफरेंट ब्रीडिंग वैल्यू होगा। ब्रीडिंग वैल्यू किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट के लिए होता है और ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने का यह सबसे आसान तरीका है कि जिस भी इंडिविजुअल का ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उस इंडिविजुअल के जो भी 8, 10, 15 ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी है, उनका एवरेज क्या है उस पार्टिकुलर ट्रेट का, वह उसका ब्रीडिंग वैल्यू कहलाएगा। ब्रीडिंग वैल्यू वर्सेस जेनेटिक वैल्यू, यहाँ पर दो टर्म है, ब्रीडिंग वैल्यू और जेनेटिक वैल्यू। जनरली ये स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म से कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि जेनेटिक वैल्यू भी तो जीन ही कंस्टिट्यूट करता है और ब्रीडिंग वैल्यू भी जीन के कारण ही होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस स्लाइड पर हम कोशिश करेंगे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे समझाने का। ब्रीडिंग वैल्यू हैज़ बीन ऑफ मच इम्पोर्टेंस टू एनिमल ब्रीडर। अब ब्रीडिंग वैल्यू का जो कंसेप्ट है वह एनिमल ब्रीडर के लिए इम्पोर्टेंट है। जो
अच्छे जो एनिमल ब्रीडर वैसे टेक्निकल पर्सन्स होते हैं या फिर वैसे फार्मर्स होते हैं जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड एनिमल को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वह नेक्स्ट जनरेशन के लिए सायर या डैम को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे जो लाइव स्टॉक कीपर होता है उसे हम एनिमल ब्रीडर बोलते हैं, उनके लिए ब्रीडिंग वैल्यू का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स में ब्रीडिंग वैल्यू अच्छा होगा तभी हम नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिकली इम्प्रूव्ड एनिमल को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ब्रीडिंग वैल्यू रिफ्लेक्ट्स मेरिट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ब्रीडिंग वैल्यू एनिमल का वह मेरिट है, वह परफॉर्मेंस है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, जो प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग के अंदर जा सकता है। एनिमल के अंदर पाए जाने वाला सारा परफॉर्मेंस नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं जो कि जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू की वजह से आता है, जीन के बीच में इंटरेक्शन की वजह से आता है, जीनोटाइप की वजह से आता है। और यह जो इंटरेक्शन की वजह से जो जेनेटिक वैल्यू आता है वह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान यह इंटरेक्शन, यह कॉम्बिनेशन हमेशा टूट जाते हैं। और जब नया जनरेशन आता है, जब ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं तो फिर से नया कॉम्बिनेशन बनता है। इस वजह से इस तरीके के इंटरेक्शन या कॉम्बिनेशन की वजह से जो जेनेटिक वैल्यूज़ होते हैं उन्हें हम जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू बोलते हैं। इसे हम बाद में एक अलग से लेक्चर के अंदर जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफर ब्रीडिंग वैल्यू होता है। ब्रीडिंग वैल्यू एडिटिव जीन इफेक्ट की वजह से होता है, जीन की वजह से होता है, एलील की वजह से होता है। और जीन या एलील एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं और साथ में वह वैल्यू भी लेकर जाते हैं और उस वैल्यू को हम ब्रीडिंग वैल्यू कहते हैं। ब्रीडिंग वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ एनिमल्स जीन्स टू इट्स प्रोजेनी। तो जो ब्रीडिंग वैल्यू है वह एनिमल के अंदर जीन की वैल्यू है जो प्रोजेनी में ट्रांसमिट होती है। अब हम दूसरी तरफ यदि बात करें जेनेटिक वैल्यू की, तो जेनेटिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एनिमल्स जीन्स टू इटसेल्फ। अब इस सेंटेंस का यह मतलब होता है कि एनिमल के अंदर जो टोटल जीन की वजह से जो वैल्यू आ रहा है, चाहे वह एडिटिव की वजह से हो या नॉन एडिटिव की वजह से हो, उन दोनों का जो योग होता है वह जेनेटिक वैल्यू देगा। और जो जेनेटिक वैल्यू होता है, जेनेटिक वैल्यू की वजह से एनिमल का परफॉर्मेंस आता है। एनिमल का जो एडिटिव जेनेटिक वैल्यू होता है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, लेकिन एनिमल का जो परफॉर्मेंस होता है वह एडिटिव की वजह से भी होता है और नॉन एडिटिव की भी वजह से होता है। तो एनिमल का जो परफॉर्मेंस आता है उसे हम जेनेटिक वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि जेनेटिक वैल्यू ज़्यादा है तो इस स्टैंडिंग एनिमल का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस स्टैंडिंग एनिमल का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका जेनेटिक वैल्यू ज़्यादा है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एनिमल में एडिटिव जेनेटिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा और यह नेक्स्ट जनरेशन में भी ऑफ स्प्रिंग को अपनी वैल्यू को ट्रांसमिट कर पाएगा। तो जो एनिमल का जो परफॉर्मेंस होता है वह जेनेटिक वैल्यू की वजह से होता है और जो बच्चे का जो परफॉर्मेंस आएगा वह ब्रीडिंग वैल्यू की वजह से आएगा। नोइंग द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ एन एनिमल फैसिलिटेट ब्रीडर चूज विच लॉट्स आर मोर सुटेड फॉर यूज़ इन मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। इन चीज़ों को हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ब्रीडिंग वैल्यू का नॉलेज जो एनिमल ब्रीडर होते हैं उनके लिए उपयोगी है। उनकी मदद से वह यह डिसाइड कर सकता है कि हमारे पास यदि 100 एनिमल्स है तो इनमें से हम 5-10 ये एनिमल, इनकी ब्रीडिंग वैल्यू अच्छी है, इनको हम यूज करें तो नेक्स्ट जनरेशन में जो परफॉर्मेंस आएगा वो अच्छा आएगा। इंडिविजुअल हैव डिफरेंट ब्रीडिंग वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट ट्रेड्स। मैंने यहाँ पहले दूसरी स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि ब्रीडिंग वैल्यू किसी पार्टिकुलर ट्रेट के लिए होता है। यदि हम ट्रेट चेंज कर देंगे तो उसी इंडिविजुअल का ब्रीडिंग वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। द ब्रीडिंग वैल्यूज ऑफ पेरेंट
प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। ऑलरेडी मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है कि जो ब्रीडिंग वैल्यू पेरेंट का होता है, सायर या डैम का जो ब्रीडिंग वैल्यू होता है, उसकी मदद से हम ऑफस्प्रिंग की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि ब्रीडिंग वैल्यू पेरेंट का ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और यदि ब्रीडिंग वैल्यू कम होगा तो हम यह कह सकते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी नहीं होगी। द यूज ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व इन लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। अब लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट पर जो काम करते हैं, जिनका काम है लाइव स्टॉक के अंदर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाना, उन लोगों के लिए ब्रीडिंग वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ऑल थ्रू हिस्ट्री ब्रीडर्स हैव स्टडीड मेथड फॉर यूज इन आइडेंटिफाइंग सुपेरियर इंडिविजुअल्स इन एनिमल पॉपुलेशन। सालों साल से जो ब्रीडर होते हैं वह कुछ ना कुछ नए नए टेक्निक ढूंढते रहते हैं, जिनकी मदद से वह पॉपुलेशन के अंदर सुपेरियर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाए, और इस आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है ब्रीडिंग वैल्यू का जो कंसेप्ट होता है, इस आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी मददगार होता है। सायर सिलेक्शन हैज़ ट्रिमेंडस वैल्यू टू द लाइव स्टॉक ऑपरेशन। अब यदि हमें लाइव स्टॉक में इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसमें सायर सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सायर और डैम में से सायर जो है वह अपने लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग को पैदा करते हैं, क्योंकि आजकल एआई का टेक्निक आ चुका है। एआई के द्वारा एक सायर अपने जीवन में हजारों लाखों ऑफ स्प्रिंग को पैदा कर सकता है। इस वजह से सायर के अंदर इंटेंसिव सिलेक्शन किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से ब्रीडिंग वैल्यू का कंसेप्ट सायर पर लगाया जाना काफ़ी उपयोगी होगा। ब्रीडिंग वैल्यू बेस्ड ऑन वन और मोर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस taken on the animal itself or more commonly on a number of its relative। ब्रीडिंग वैल्यू का जो कैलकुलेशन होता है, जनरली हम एनिमल का इंडिविजुअल एनिमल के खुद के परफॉर्मेंस या जो एनिमल होते हैं उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम जनरली ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ब्रीडिंग वैल्यू कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एज ए पेरेंट, so the value of an animal as a breeding individual is the breeding value। तो लास्ट में यह कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि ब्रीडिंग वैल्यू को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर एनिमल पेरेंट बनने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वह उसे पेरेंट बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इस चीज़ को जो एक मेजरमेंट बताता है वह ब्रीडिंग वैल्यू बताता है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई टर्म, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।